तो अगले अध्याय में आपका स्वागत है। अब हम सातवीं कक्षा का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। कब से? 7वीं से 12वीं। ठीक है, इसमें कौन कौन से? मुल्तान के अरब। 7वीं शताब्दी के मुख्य राज्य कौन कौन से हैं? सायास, कश्मीर, इंद्रप्रस्थ, तिब्बत, कन्नौज, नेपाल। इसमें मानचित्र में नीचे भी दिखा रहे होंगे, ये हैं परिवर्तनशील सीमाएं जो परिवर्तित होती रहती थी। ये ठीक है। मानचित्र में गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। अब इसमें गुज्जर का है, गुज्जर, प्रतिहार, ऐसे इनमें सभी हैं। चालुक्य, चोल वंश ये रहा। ठीक है। फिर नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दत्ती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। उसे हराया और हरण्य गर्भ, शाब्दिक सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे यजक जन्मतः क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। ये चित्र 1 में क्या दिखाया गया है? एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु का नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। ठीक है। ये कहां पर है? एलोरा की गुफा है। ठीक है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर, श्रमण, गुजर, प्रतिहार, हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। किसको छोड़कर? शस्त्र को अपना लिया, परंपरागत पेशे को छोड़कर। क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तिन, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। जो नए राजा थे उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्तिन और इसी तरह की भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ साथ ही किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को
लगान मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। फिर आता है 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम कदमई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर सज्जन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगाने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण के इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन योद्धाओं को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। ठीक है। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्ति और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दाश सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा, कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब अंग्रेज राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ब्राह्मणों को, जो राजा होते थे, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये पत्रों पर किस पे लिखे जाते थे? ताम्र पत्र पर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चित्र 2 में ये दिखाया गया है। ताम्रपत्रों का एक संग्रह है। भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था? ये चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फूल उद्यान, पेड़, कुएं, खाली जगह, चारागाह, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते, गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो, तटबंधों का निर्माण हो। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई। कब? 12वीं शताब्दी में, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। किसने रचना की?
कल्हड़ ने। कब? 12वीं शताब्दी में। किस पर? कश्मीर के राजाओं पर, जिन्होंने वहां पे राज किया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों, पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों, उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। फिर आता है धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार का कोई क्षेत्र विशेष था, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। कौन कौन थे 3 पक्ष? पहला गुज्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट वाले और तीसरा पाल वंश। जैसे कि हम देख चुके हैं, प्रशिक्षित शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने क्या करा? उसने 1997 से 1030 तक शासन किया। अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। ठीक है, कहाँ तक किया? शासन किया 1997 से 1030 तक। विस्तार कहाँ तक किया? मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद तो जन उठा ले गया। उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में से एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अलबेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अलबेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वान से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। कौन? चौहान। चहमान जो थे वो दिल्ली और अजमेर के आसपास के शासन क्षेत्रों पर शासन करते थे। बाद में उन्हें क्या कहा गया? चौहान कहा गया। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। कौन था? चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, जिसने कब शासन किया? 1168 से 192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया, उसके बाद अगले साल हार भी गए। फिर चोल राज्य नजदीक से एक नजर। ये यादवों की वनस्थली थी। ये कदम्ब, बादामी, वनवासी, चोल, कोची, दक्षिण कलिंग, ये जितना भी राज्य है ये सब उनका था, चोलों का। उरेयूर से तंजवूर तक चोल वंश सत्ता से कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुटियार
नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कहाँ पे? कावेरी में। एक कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। पल्लव राजाओं के मातहत थे और यैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा किया। कहाँ पे? कावेरी में। कावेरी में मुट्टियारों को हरा दिया। किसने? चोल वंशों ने। चोलों ने मुट्टियारों को हराकर कावेरी पर कब्जा कर लिया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुद्दीन नी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ाता गया। दक्षिण और उत्तर के शयन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 1985 में राजा बना। उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम, कौन था राजराज का पुत्र? राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना बनाई। भव्य मंदिर और क्रांति मूर्ति कला। राजराज पर और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। कौन कौन से मंदिर है? तंजावुर का मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। किसने बनवाए थे? राजराज और राजेंद्र प्रथम ने। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। अब इसको एक बार मंदिर देख लेते हैं। ये मंदिर है कहाँ का? गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई उसे ऐसे छत ये यहाँ पर चौड़ी है पूरी और यहाँ से ये पतली होती गई। ये क्या है? बेहतरीन नमूना है ये। किसका? राजेंद्र प्रथम का। स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है जो राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए। गौर कीजिए, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उछेलती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं।
ये क्या है? ये चोल की कांस्य प्रतिमा थी। ये चोल की कांस्य प्रतिमा है जो प्रसिद्ध होती थी, कांस्य प्रतिमाएं चोलों की। इस तरीके से ये बन गई। ये किनारे पे उपजाऊ मिट्टी बन जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों का व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना, यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन कैसा होता था? प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी। किसानों की बस्तियां क्या कहलाती? और कहते थे उस टाइम पे। संचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह नाड़ू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाड़ू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। पेललाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाड़ू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेदेलम, 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला एक वेलन या किसान, अरैयार, प्रधान जैसी उपाधियां थीं। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। जो धनी भूस्वामी थे उनको चोल राजाओं ने सम्मान के तौर पर मुवेदेल देवलन और अरिय्यार जैसी उपाधियां दी। अब भूमि के प्रकार क्या थे? चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, देवदान त्रिमुटकन्नी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। प्रत्येक ब्रह्मदय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थीं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तेरमेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे होता था। ब्राह्मणों की सभा का संगठन किसमें है? तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्मेरूर से प्राप्त अभिलेख में। सिंचाई का कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और सामग्री। उत्तरमेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां वे भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने और या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की समिति
शताब्दी की तमिल कृति पेरियार पुरंदम से एक उदाहरण। अंडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छानों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से आटा पड़ा। पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेललाल प्रतिष्ठ समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे, चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए। झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गियों झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। अमरूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़ी की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे। नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सुरों वाली कुतियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने फटने से पहले तड़गे पुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी थी। धान कूटती लहरदार बोलन वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। तांग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्ष तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशिक्षित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी? तो यहाँ पर ये अध्याय खत्म होता है। अब मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर। थैंक यू।